दोस्तों वीडियो पर आखिरी तक बने रहना क्योंकि बीच में काफी अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर राकेश कोपा कुमार। दोस्तों ये वो 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं जिनको कतर की निचली अदालत ने गुरुवार 26 अक्टूबर को फांसी की सजा सुना दी। ये सजा सुनने के बाद से ही पूरा भारतवर्ष एक तरीके से गम में डूबा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको डीपली शॉकिंग करार दिया है। आज की डेट में ना सिर्फ भारत की सरकार, ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बल्कि पूरे भारत की जनता ये चाहती है कि किसी भी तरह इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी टल जाए, रुक जाए और ये सभी भारतीय सैनिक, नौसैनिक स्पेशली, ये घर वापस आ जाए। लेकिन आज हम इस वीडियो के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि सारा माजरा क्या है, वो क्या मामला है जिसकी वजह से कतर ने इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया, उन्हें फांसी की सजा सुनाई। हम ये भी डिस्कस करेंगे कब कब कौन से दिन क्या क्या कार्रवाई इनके विरुद्ध की गई कतर के द्वारा, और लास्ट में इंडियन या भारतीय सरकार के पास वो कौन से ऑप्शंस बचे हैं जिनको कि इस्तेमाल करके ये इन 8 पूर्व भारतीय सैनिकों की फांसी को रुकवा सकता है और उन्हें वापस ला सकता है। तो चलिए वीडियो को अपन शुरू करते हैं। दोस्तों ये सभी 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी ओमान की अल डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में नौकरी करते थे। वैसे तो इसका जो हेड क्वार्टर था वो ओमान में था, लेकिन ये सभी लोग कतर की दोहा ब्रांच में काम करते थे। दोस्तों अल डहरा ग्लोबल कंपनी का काम होता था वो कतरी आर्म्ड फोर्सेस को मिलिट्री असिस्टेंस और कंसल्टेंसी देती थी, साथ में उन सभी को ट्रेनिंग भी देती थी और बहुत सारे तरीके के लॉजिस्टिक्स में भी ये उनकी सर्विस देती थी। अब ये पहले देती थी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों अल डहरा का सीईओ खामिस अल अजमी है, जो खुद एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है, रॉयल ओमान एयरफोर्स है। और अगर इनपुट्स की माने तो कतरी मिलिट्री को ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी देने के लिए 2029 तक अल डहरा सर्विसेज के पास काफी सारे टेंडर्स और प्रोजेक्ट्स थे, जिसके लिए इन्हें काफी लमसम अमाउंट ऑफ मनी भी दिया गया था। लेकिन इन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की हिरासत के बाद से ही अल डहरा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को शट डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि वो शट डाउन अंडर मेंटेनेंस है। और कुछ दिन बाद उन्होंने उस ऑफिशियल वेबसाइट को रीअपियर किया। इस रीअपियरेंस के साथ ही उन्होंने उस वेबसाइट से काफी सारे प्रोस्पेक्टस, काफी सारे अपनी सर्विसेज की लाइंस को जो उन्होंने पहले लिखी रखी थी ना, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये कि हम कतर की अमीरी नेवल को सर्विसेज देते हैं, कतर की मिलिट्री सर्विसेज को हम लॉजिस्टिक्स या कंसल्टेंसी देते हैं, ये सारी लाइंस उन्होंने रीअपियरेंस के साथ हटा दी, जो काफी कंट्रोवर्शियल है। एक कंट्रोवर्सी की बात ये भी है दोस्तों कि इन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की अरेस्ट के बाद ये जो खामिस अल अजमी है, इसने 2 फ्रेंच लोगों के साथ मिलकर एक नई कंपनी खोल ली है जिसका नाम है एडवांस सर्विसेज एंड मेंटेनेंस। और अब ये सर्विसेज अल डहरा के सारे एसेट्स को वापस खरीद रही है, उनकी बिल्डिंग्स, उनकी ऑफिसेज सबका अधिग्रहण कर रही है। साथ ही साथ जितने भी अल डहरा में इंडियन एम्प्लॉयज थे उन सबको फायर कर दिया है और नॉन इंडियन एम्प्लॉयज के साथ ये आगे काम कर रही है। दोस्तों जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कतर सरकार ने पूरी कोशिश करी थी कि सारे मामले की भनक किसी को भी न लगे, लेकिन फॉर्चुनेटली 6 सितंबर के दिन ये सारा मामला उजागर हो गया। एक्चुअली हुआ ये था कि ये जो 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं, इनमें से एक अधिकारी है कैप्टन नवतेज सिंह गिल। इनका जन्मदिन था 6 सितंबर को और उसी दिन उनके भाई नवदीप सिंह गिल जी ने इनको व्हाट्सएप मैसेज किया, उसमें बर्थडे की बधाइयां दी। किसी प्रकार से कोई रिप्लाई नहीं आया तो इन्होंने फिर कंटिन्यूअस फोन कॉल्स और मैसेजेस के थ्रू उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करी। बार बार भी जब कोशिशों के बाद कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था नवतेज सिंह जी का, तो नवदीप सिंह जी ने अल डहरा ग्लोबल में जाकर के कांटेक्ट करा और उनसे जानने की कोशिश करी कि आखिर नवतेज सिंह गिल जी को हुआ क्या है। तब जाकर के अल डहरा ग्लोबल कंपनी ने नवदीप सिंह जी को बताया कि उनके जो भाई हैं कैप्टन नवतेज सिंह जी, इनको कतर की स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो एजेंसी जो है वो अरेस्ट करके लेकर के गई है, वो भी 30 अगस्त को। तब जाकर के सारा मामला लाइमलाइट में आया, तब जाकर के सारे मामले का संज्ञान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और भारत सरकार ने कतर सरकार से लिया। तो दोस्तों इस पूरे मामले को हम अब डेट बाय डेट डिस्कस करते हैं कि किस तारीख को क्या हुआ, किस तारीख को कौन सी अर्जी लगी, कौन सी खारिज हुई, और अरेस्ट से लेकर के 26 अक्टूबर दिन गुरुवार जब इनको सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाई गई, उस बीच में क्या क्या समीकरण हुए,
इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे इन भारतीय पूर्व सैनिकों की, नौसैनिकों की मदद करी, कतर ने किस प्रकार से मदद करी, वो सब अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको डेट बाय डेट पूरा असेसमेंट कर बताता हूँ। तो दोस्तों 30 अगस्त 2022 की आधी रात को कतर की स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो एजेंसी इन सभी 8 पूर्व नौसैनिक जवानों को, ऑफिसर्स को उठा करके ले जाती है, उन्हें अरेस्ट कर देती है। अपने साथ, इनके साथ में 2 लोगों को और अरेस्ट करती है, उनका नाम अभी तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, और उठा करके सीधे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख देती है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि जेल का वो हिस्सा जहां पर पे एक सिंगल छोटा सा एक कोठरी होती है, जहां पर काफी गंभीर अपराधियों को रखा जाता है, जिनका मानसिक शोषण करना हो या मेंटली हरास करना हो, ऐसे लोगों को वहां पे रखा जाता है। ना किसी को मिलने देते हैं, कोई उजाले की व्यवस्था नहीं होती है, छोटी सी खिड़की होती है। कुल मिला के किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित या यातना देनी हो तो आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दो। उसी तरीके से इन्होंने भी ऐसा किया। उसके बाद में आती है तारीख मिड सितंबर। तारीख एग्जैक्टली है नहीं, क्योंकि नवदीप जी के व्हाट्सएप मैसेजेस के बाद में जब जवाब नहीं मिला था तो इन्होंने ट्विटर के थ्रू सबको बताया, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को भी ये चीज पता चली। उसके बाद तारीख आती है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को दोहा में इंडियन एम्बेसडर प्लस डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन इन पूर्व नौसैनिक अधिकारियों से मिलते हैं। इनकी सिफारिश के बाद 3 अक्टूबर को इनको एक कॉन्सुलर एक्सेस ग्रांट होता है, उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव जी को भी हुआ था। उसी दिन इत्तेफाक से जो अल डहरा का जो सीईओ या मालिक कहें आप, वो जो था अपना खामिस अल अजमी, ये जब एज अ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज से मिलने आता है, इनकी जब मदद करने आता है, तो कतर की जो पुलिस होती है वो इनको भी गिरफ्तार कर लेती है और इनको भी एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देती है। हालांकि 2 महीने बाद वो इनको जमानत पर रिहा भी कर देती है। उसके बाद तारीख आती है 1 मार्च 2023। 1 मार्च 2023 को इन 8 नौसैनिकों की, पूर्व नौसैनिकों की जो आखिरी और 7वीं जमानत की अर्जी याचिका होती है, उसको भी कतर सरकार, कतर की कोर्ट खारिज कर देती है, क्योंकि इसके पहले वो ऑलरेडी 6 जमानतों को खारिज कर चुके होते हैं। अब आप सोचिए, 6 जमानत अर्जियों को खारिज कर दी है, और 1 मार्च को जो 7वीं और आखिरी जमानत की अर्जी थी, कतर सरकार, कतर की कोर्ट उसे भी खारिज कर देती है। उसके बाद तारीख आती है 25 मार्च 2023। 25 मार्च 2023 में पहली बार इन 8 एक्स ऑफिसर्स के खिलाफ चार्जेस फाइल किए जाते हैं। अब आप देखिए, 30 अगस्त 2022 को इन्होंने इनको अरेस्ट किया, और 25 मार्च यानी कि अगस्त को अगर मैं छोड़ भी दूं, क्योंकि 30 तारीख थी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने बाद और पूरा 7 महीने निकलने के बाद 25 मार्च 2023 में पहली बार इनके खिलाफ चार्जेस फाइल किए जाते हैं। मतलब अरेस्ट से 7 महीने के बाद। गजब की बात है ना, बिल्कुल अजीब बात है। और इसके बाद तारीख आती है 29 मार्च 2023, और 29 मार्च 2023 को पहली बार कतर की निचली अदालत, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ट्रायल शुरू होता है। और इसी बीच 23 मई 2023 में अल दहरा, जो दोहा में अपना ऑफिस था उनका, तो अल दहरा दोहा वाली ब्रांच में अपना सारे ऑपरेशंस को बंद कर देता है और भारतीय एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल देता है, जो लगभग 75 के आसपास होता है। फिर 2 महीने बाद अचानक कतर की अदालत 4 अगस्त 2023 को इन सभी 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक जवानों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकालकर जेल के वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। और वार्ड में भी, एक वार्ड में सिर्फ 2 कैदी रहते हैं, यानी कि 2 पूर्व अधिकारी। तो ऐसे करके 4 वार्ड्स में शिफ्ट कर देते हैं। और फिर 3 महीने बाद अचानक से कतर की कोर्ट में फिर एक बार दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लेते हैं, और 26 अक्टूबर 2023 गुरुवार के दिन इन सभी 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक जवानों को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुना देते हैं, जिसको सुनने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहता है कि ये काफी डीपली शॉकिंग डिसीजन है। और वो इसलिए है क्योंकि अभी तो आपने कुछ महीने पहले ट्रायल शुरू किया था, और अचानक आप ये कैसे कर सकते हैं। इसके बाद काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई कि अभी तक भी आपने जो है इसके जजमेंट की कॉपी नहीं दी है, आपने वो धाराएं नहीं बताई हैं, आपने वो चार्जेस नहीं बताए हैं कि आपने ये सब क्यों किया, किसके कहने पर किया। इनफैक्ट आपने ये भी नहीं बताया है कि वो कौन सी जासूसी कर रहे थे, किसने आपको इनपुट दिया। कोई तो सबूत दीजिए। लेकिन कतर हमेशा इस बात से बचता रहा है, वो हमेशा ये बहाना बनाता रहा है क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी कंट्री सिक्योरिटी का सवाल है, इसलिए हम आपको सारी डिटेल्स ओपनली नहीं बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सब कुछ मालूम है कि ये चार्जेस क्या है और ये इतना बड़ा फैसला इन्होंने क्यों लिया। ये हवा में अचानक नहीं लिया है, शायद ये हमको ऐसा बताया जा रहा है कि अचानक लिया है, बट ऐसा है नहीं।
कुछ ऑफिशियल्स की माने तो कतर कोर्ट ने इस मामले को इसलिए भी इतने महीनों तक गोपनीय रखा था क्योंकि उनके देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। दोस्तों, दरअसल हिरासत में लिए गए जो 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक ऑफिसर्स हैं, ये सभी इसराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे, इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, ऐसा कतर का कहना है, जिसकी वजह से उन्होंने इन सभी लोगों को अरेस्ट किया। और ये आरोप कतर की स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो एजेंसी ने लगाया है, वो भी पाकिस्तान के इनपुट के दम पर, क्योंकि उनको पाकिस्तान ने इनपुट दिया था कि भैया आपके इधर जो ये 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो इसराइल के लिए जो है जासूसी कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी थी, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट खुफिया एजेंसी, उनके कहने पर कतर ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो दरअसल दोस्तों हुआ क्या है कि सन 2021 में कतर नेवी ने 2 इलेक्ट्रिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाने का ऑर्डर इटालियन शिपयार्ड कंपनी फिनकेंटराई एसपीए को दिया था। इन दोनों के बीच में डील साइन हुई थी कि आपको 2 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनानी है। ये जो दोनों जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये MIDGET मिड जेट सबमरीन्स की कैटेगरी में आती है, जिसकी खासियत ये होती है कि ये किसी भी रडार में नहीं दिखाई देते हैं, कोई भी रडार इनको नहीं पकड़ सकता है। और यही खुफिया जानकारी और इसी सबमरीन की जानकारी को लीक करके इजराइल को देने का जो आरोप है वो इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर लगाया गया है कतर की स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो एजेंसी ने, जिसके बाद कतर की सबसे निचली कोर्ट, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने 26 अक्टूबर को इनको फांसी की सजा सुना दी। इसके अगेंस्ट में कतर का ऐसा कहना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स हैं इनके पूरे कम्युनिकेशन के, मतलब ये जब फोन पे बात कर रहे थे तो उसके इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स हैं हमारे पास, जिससे ये साबित होता है कि इन्होंने पूरी जानकारी लीक करके इसराइल को दी। कुल मिला के ये इसराइल के जासूस हैं, जो कि कतर में काफी गंभीर आरोप है। अब एक बार आपको मैं ये भी बता दूं कि जिन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की हिरासत में लिए जाने और उनकी सजाए मौत के बारे में लोग यहाँ पे और वहाँ पे काफी यूट्यूबर्स जो वीडियो बनाते फिर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जो अधिकारी हैं ये कोई छोटे मोटे या हल्के फुल्के अधिकारी नहीं है, इन्हें क्रीम ऑफ नेवी कहा जाता था। जी हाँ, ये नेवी के सबसे ज्यादा ईमानदार और डेकोरेटिव ऑफिसर्स में से एक हैं, जिनको गोल्ड मेडल मिला है और एक को तो प्रवासी भारतीय का सम्मान भी मिला है पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा। तो आइए एक बार इनके जीवन के ऊपर एक छोटी सी झलक डाल लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिटायर्ड कैप्टन नवतेज सिंह गिल साहब की। ये चंडीगढ़ से आते हैं और इनके पिताजी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। एक कैडेट के रूप में इनको प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। इन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC से वेलिंगटन में सेवा की थी। और वेलिंगटन में सेवा करना यानी अपने आप में एक बेशकीमती नियुक्ति माना जाता है। और वहाँ भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के ऊपर नेविगेटिंग ऑफिसर की भी सेवा दे चुके हैं। और इसके साथ ही इन्होंने INS प्रबल में भी कमांड किया है। INS प्रबल का इतिहास मेरे ख्याल में आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर INS प्रबल का इतिहास आप जान लेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, कितना महान इतिहास है उसका। तो ये है हमारे रिटायर्ड कैप्टन नवतेज सिंह गिल, जिनको प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल भी मिला है और वेलिंगटन जैसे बेशकीमती नियुक्ति भी ये कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं कमांडर सुकुनाकर पकाला, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा के पूर्व छात्र। कमांडर पकाला के माता पिता दोनों ही एजुकेशनलिस्ट थे। भारतीय नौसेना में ये एक नेविगेटिंग ऑफिसर की भूमिका निभाते थे। इन्होंने 500 टन के जहाज INS तरंगिनी से 2 बार इक्वेटर को पार करने का एक बहुत ही यूनिक सा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। इन्हें कमांडर इन चीफ से कमेंडेशन भी मिल चुका है। फिर आते हैं कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, भारतीय नौसेना में एक इंजीनियरिंग ऑफिसर थे। ये भी कैप्टन वशिष्ठ को 2 बार कमांडर इन चीफ से कमेंडेशन भी मिल चुका है। ये एक कमांड रिफिट ऑफिसर भी रह चुके हैं। देहरादून से आने वाले वशिष्ठ जो हैं, इन्होंने INS मगर, INS कुलिश, INS खंजर, इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज संग्राम पर भी काम किया है। इसके बाद आते हैं रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। ये भी नेविगेटिंग स्पेशलिस्ट थे और INS मगर को कमांड करते हुए इन्होंने नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट के मुख्य फ्लीट नेविगेटिंग ऑफिसर के काम को भी बखूबी निभाया है। रिटायरमेंट के बाद और कतर जाने से पहले इन्होंने सिंगापुर के नेवी ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दी है। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक बात यह है कि ये प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले आर्म्ड फोर्स के वेटेरियन थे।
उन्हें ये सम्मान कतर गवर्नमेंट के ही रिकमेंडेशन पर दिया गया था। उन्हें ये सम्मान 23 जनवरी 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के हाथों मिला था, और वो भी कतर अमीरी नेवल फोर्सेस में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए। एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि अरेस्ट होने के ठीक पहले ये कतरी नौसेना को ट्रेनिंग भी दे रहे थे, और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। फिर आते हैं कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा। कैप्टन वर्मा भी नेविगेटिंग स्पेशलिस्ट थे। वो स्टाफ कॉलेज कोर्स के टॉपर भी रह चुके हैं। इनकी धर्मपत्नी भी मिलिट्री बैकग्राउंड से आती है। इसके बाद आते हैं कमांडर अमित नागपाल। ये एक बेहद उम्दा तरीके के कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट थे। फिर आते हैं कमांडर एस.के. गुप्ता। कमांडर गुप्ता भी एक गनरी में स्पेशलिस्ट थे। ये सभी 7 नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, जो सभी सातों के साथ कमीशन्ड ऑफिसर्स थे। फिर आते हैं आखिरी में सेलर रागेश कोपा कुमार। एक नाविक थे, और ये एक लौते नॉन कमीशन ऑफिसर है इस करंट सिचुएशन में इंडियन आर्मी के। तो इतना डेकोरेटिव और ग्लोरियस इतिहास रहा है इन गिरफ्तार किए हुए सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों का। क्या आपको लगता है कि ये सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक ऐसा करना तो दूर सोच भी सकते हैं? इतने सालों की कमाई हुई इतनी इज्जत को ये सिर्फ जासूसी के कुछ पैसों के लिए उसे कुर्बान कर देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और कतर के रिलेशंस के बारे में। तो भारत जितना LNG और LPG दुनिया भर से मंगाता है, उसका 40% हिस्सा सिर्फ कतर से ही भारत में आता है। भारत से बड़ी संख्या में स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोग काम करने के लिए हर साल कतर में जाते हैं। भारत और कतर के रिश्ते कितने ज्यादा अच्छे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कतर में किसी भी समय भारत की आबादी लगभग 7 लाख या 7 लाख से अधिक होने के पूरे आसार हैं। भारत और कतर काफी अच्छी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को शेयर करते हैं। इसीलिए सन 2008 में तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कतर की पहली यात्रा पर गए थे। उसके बाद सन 2016 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कतर की यात्रा कर चुके हैं। फिर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी 3 बार कतर की यात्रा पूरी की है। दोनों देशों की नौसेनाओं ने भी एक साथ सैन्य युद्ध अभ्यास भी किया है। कतर जितनी गैस पूरी दुनिया भर को भेजता है, उसका सिर्फ 15% अकेला ही भारत को भेजता है। हालांकि कुछ बातें हैं जिनकी वजह से भारत और कतर के रिश्ते में तनाव आया था। जैसे जब नुपुर शर्मा ने इस्लाम विरोधी बयान दिया था, तो कतर ही वे पहला देश था जिसने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी और भारत से कहा था कि नुपुर शर्मा को पब्लिकली अपॉलॉजी मांगना चाहिए। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा की सदस्यता को रद्द कर दिया था। इसके बाद साल 2022 में जब जाकिर नायक कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप के इनॉग्रल फंक्शन में पहुंचा था, तब भारत ने उसकी उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी। तो कतर ने एक बयान जारी किया था, और उस बयान में कतर ने यह कहा था कि हमने किसी भी तरह का कोई भी इनविटेशन जाकिर नायक को नहीं दिया है, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर फीफा के इनॉग्रेशन फंक्शन में आया है। तो अब भारत के पास वो कौन सा ऑप्शंस बचते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों की फांसी को रोक सकता है? तो पहला ऑप्शन ये है कि चूंकि ये फांसी की सजा कतर की सबसे निचली अदालत यानी कि द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने सुनाई है, इसलिए इस फैसले को चुनौती वहाँ की हायर कोर्ट यानी कि कोर्ट ऑफ अपील या वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैसेशन में चुनौती दे सकते हैं। अगर कतर की सुप्रीम कोर्ट यानी कि कोर्ट ऑफ कैसेशन भी उनकी निचली अदालत का ही फैसला बरकरार रखती है, तो फिर भारत इस पूरे केस को उठा करके कतर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले जा सकता है, जैसा उन्होंने कुलभूषण जाधव जी के टाइम पर किया था। कुलभूषण जाधव जी भी एक पूर्व नौसैनिक हैं जिनको पाकिस्तान ने कैद कर लिया था, और पाकिस्तान की कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी। फिर भारत ने इस पूरे केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रखा, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी। मान लीजिए कि अगर यहाँ भी हमारी दाल नहीं गलती है, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो भारत ये इस्तेमाल कर सकता है कि भारत और कतर के बीच में 2015 में जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, एग्रीमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड प्रिजनर्स, उसका हवाला देते हुए या उसका सहारा देते हुए भी वो इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों की फांसी को रोक सकता है। एक्चुअली इस एग्रीमेंट में ये बात तय हुई थी कि दोनों ही देश, मान लीजिए अगर हिंदुस्तान के किसी कैदी को या किसी नागरिक को कतर में कोई सजा होती है,
तो वो अपनी बाकी की सजा को वापस हिंदुस्तान में आकर पूरी कर सकता है। और वही सेम चीज कतर के साथ थी कि अगर कतर का कोई नागरिक हिंदुस्तान में कोई सजा प्राप्त करता है तो वो अपनी बची हुई सजा को कतर में वापस जाके पूरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये एग्रीमेंट पूरा सही बैठता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सालों की कैद या उम्र कैद नहीं है, यहाँ पे सीधे फांसी है। तो देखना पड़ेगा कि ये एग्रीमेंट कहाँ तक लागू होता है। और मान लीजिए कि कतर इस 2015 में साइन किए हुए एग्रीमेंट को मानने से मना कर देता है, तो फिर सबसे आखिरी रास्ता बचता है हमारे पास डिप्लोमेसी। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट्स और पुराने पूर्व डिप्लोमेट्स का ऐसा मानना है कि डिप्लोमेसी ही एक ऐसा रास्ता है जो सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा कारगर है हमारे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों की फांसी को रोकने के लिए। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कतर में वैसे भी डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट वहाँ के जो अमीर होते हैं वही अमीर साहब जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को नियुक्त करते हैं। इसलिए ऐसे में सबसे बड़ा रोल जो हमारे यूज करना है या जो सबसे बड़ा रोल जो बन जाता है वो बनता है हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़कर के कतर के अमीर श्री शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जी को बोलना पड़ेगा कि सर आप रॉयल पार्डन का इस्तेमाल करें। उनके पास एक पावर होती है रॉयल पार्डन, यानी कि शाही माफी। उस शाही माफी पावर का इस्तेमाल करें और हमारे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को रिहा कर दें। क्योंकि ऐसा अल थानी जी पहले भी कर चुके हैं। जून 2016 में अल थानी जी ने रॉयल पार्डन का इस्तेमाल करके काफी सारे लगभग 123 या 111 प्रिजनर्स को रिहा किया था, जिसमें 23 प्रिजनर्स इंडियंस थे और जिसके बदले में नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार ट्विटर पे उनका थैंक यू भी कहा था। तो दोस्तों ये सारी कहानी थी हमारे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों की गिरफ्तारी और उनकी सजा के बारे में। आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपको काफी सारा नॉलेज प्रदान किया होगा, काफी सारी जानकारियां दी होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और मुझे मोटिवेट करें। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं आगे इसी तरीके के टॉपिक्स पर और वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।